ओके गाइस, तो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर 1 का पार्ट 1 और आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर का पार्ट 2। यानी हमने कंपनी रूल हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे दिस वन। अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज 1.6 और क्राउन रूल स्टार्टिंग फ्रॉम 1858 टू 1957। तो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं ये इधर और ये पूरा हिस्सा एंड दिस वन, दिस एंड दिस। तो हम यहाँ तक का अपना कोर्स ख़त्म करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कंपनी रूल के बाद क्राउन रूल के नोट्स बनाना थोड़े डिफ़िकल्ट थे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा था और इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं गाइस कंपेयर टू कंपनी रूल। बट ओके, लेट्स सी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, क्राउन रूल शुरू हुआ था 1858 से और ख़त्म हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में। तो उसमें हमारी अगर हम एक टाइमलाइन को फॉलो करते हुए देखते हैं, चलते हैं, तो सबसे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए। ओके, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। और उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके 2 और सब हेडिंग्स हैं, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड। और उसके बाद अंत में हम पहुंच गए थे अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे। सो इस तरीके से हम इस टाइमलाइन को फॉलो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले हेडिंग से, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों इसलिए हुआ था क्योंकि जो पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, सिपॉय म्यूटनी, उसके रिएक्शन में, उसकी वजह से, उसकी प्रतिक्रिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। तो उस वक्त ये हुआ था कि भैया कि हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छे के लिए, फॉर एज एन एक्ट फॉर द गुड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम क्या कर रहे हैं, हम EIC को अबॉलिश कर रहे हैं और अब हम डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया को रख देंगे। पावर वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स हैं ये दोस्तों कि सबसे पहले तो उन लोगों ने ये डिफ़ाइन कर दिया कि इंडिया जो है हर मैजेस्टी के अंडर गवर्न की जाएगी। जो ब्रिटेन की क्वीन है, हर मैजेस्टी वो क्वीन थी, उनके अंडर हम इंडिया को गवर्न करेंगे। अब जो है ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अब डायरेक्टली ब्रिटेन के अंडर आ गए हम। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो अब क्या कहलाएंगे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। तो जैसे कि हम पहले सब कुछ याद करते जा रहे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद क्या बोलते हैं, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। वो ये था कि डबल गवर्नमेंट जो थी वो अबॉलिश कर रहे थे। डबल गवर्नमेंट अबॉलिश कर रहे थे यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अबॉलिश कर रहे थे। तो इससे हमें ये भी याद करना होगा कि ये पूछा जा सकता है कि डबल गवर्नमेंट जो थी वो स्टार्ट कहाँ से की गई थी। ओके, सो डबल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी इन पिट्स इंडिया एक्ट 1786। ठीक है, 1784 राइट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम जो है डबल गवर्नमेंट का जो है वो सारा सिस्टम अबॉलिश कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एक नए ऑफिस का फॉर्मेशन करेंगे। वो नया ऑफिस जो फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसके पास क्या होगी, कंप्लीट अथॉरिटी होगी इंडियन स्टेट की,
और वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, कोई ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा जिसको पूरे भारत देश की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, मतलब किसके अंडर में होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में होगा। उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल दी जाएगी जो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होंगे वो इस एडवाइजरी बॉडी के चेयरमैन होंगे, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, और वो भी किसी और के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। तो ये जितने भी ये जो 7 पॉइंट्स थे वो फीचर थे किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पे हमने थोड़ा सा उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी कि आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 क्राउन जो था वो थोड़ा सा डर गया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया जो है अब इतना ज़्यादा ये लोग जो है वो रिवोल्ट भी कर रहे हैं, तो शायद हमें इंडियंस को भी अपने काउंसिल में लेना ज़रूरी है, ठीक है। दे थॉट इट वॉज नेसेसरी टू इंक्लूड इंडियंस इन द काउंसिल, ठीक है। तो बेसिकली दे वर सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस थ्रू दिस स्टेप। उन्होंने सोचा कि अगर हम उनको थोड़ा सा काउंसिल में लेंगे तो क्या पता वो कॉपरेट करना शुरू कर दे हमारे साथ। तो इसलिए उन्होंने फिर 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स बनाए, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट्स है 1861, 1892 और 1909, जिसको हम अब आगे पढ़ेंगे। तो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में। तो उन्होंने ये क्या थी, इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अलाउइंग इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो वॉइसरॉय ने कुछ नॉन ऑफिशियल काउंसिल मेंबर्स को नॉमिनेट करा, ठीक है। तो अब देखो जितना भी ये जो काउंसिल मेंबर्स है ना, उसमें अगर कभी भी ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, ऑफिशियल मेंबर्स और ब्रिटिश मेंबर्स, और वो इंडियंस को लेते तो थे लेकिन वो उन्हें क्या कहते थे, नॉन ऑफिशियल, ठीक है। हम आपको ऑफिशियल नहीं दे रहे, बस नॉन ऑफिशियल काउंसिल मेंबर्स हम एक नॉमिनेट कर देते दिखावे के लिए, भैया ठीक है तुम भी हिस्सा हो, ऐसा कह के कि मतलब ताकि दूर से लगे कि हाँ काउंसिल मेंबर्स हैं, भले ही ऑफिशियल नहीं, नॉन ऑफिशियल ही सही। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किए राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को, ओके। सो इनिशिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी शुरू हो गया था इसी काउंसिल एक्ट के साथ। कैसे, उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को उनकी थोड़ी सी पावर्स वापस दे दी, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास को एक बार फिर से पावर्स वापस दे दी, उनकी पावर्स ले ली गई थी गाइस, जो हमने देखा था कंपनी रूल में कि उनकी पावर्स ले ली गई थी, और उन्हें किसे दे दिया गया था, बंगाल को दे दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि मुझे मतलब सारी पावर चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल उन्हीं को सारी पावर दे रहे हैं, और जो है बॉम्बे और मद्रास को हम उनकी पावर लेके वो भी बंगाल को दे रहे हैं। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया तो उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को उनकी पावर्स वापस दे दी, ठीक है। फिर उन्होंने एस्टैब्लिश किया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। उन्होंने एस्टैब्लिश किया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। वो था तीन अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में और पंजाब में। इसकी भी अगेन गाइस ईयर्स डेट दे रखी है, जैसे 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 और पंजाब 1897। तो उन्होंने क्या कहा कि वॉइसरॉय ने बोला कि हमें जो है मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को थोड़ा स्मूथ करना है इंडिया में, तो उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पोर्टफोलियो सिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने बोला कि हमारे जो वॉइसरॉय का जो काउंसिल है, ठीक है, वॉइसरॉय का जो काउंसिल है उसमें हर एक मेंबर को कुछ ना कुछ हम डिपार्टमेंट दे देंगे, ठीक है। अब आप ऐसे मॉडर्न इंडिया में, जैसे आज के इंडिया में समझो तो जैसे होता नहीं है गाइस कि कोई होम मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई जो है कुछ भी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो अब
इसी तरीके से वो ये सब चीज़ें जो हैं उनकी शुरुआत कहाँ हुई थी, यहाँ पे हुई थी, जब एक पोर्टफोलियो सिस्टम से हुई थी। उन्होंने कहा कि हर वॉइसरॉय के काउंसिल को हम एक छोटा छोटा गवर्नमेंट का हिस्सा दे देंगे और वो उस डिपार्टमेंट का फिर पूरी तरह से इंचार्ज होगा, वो उस डिपार्टमेंट का फाइनल ऑर्डर दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ वॉइसरॉय, ठीक है। और उन्होंने ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट में एक और जो फीचर था वो क्या था कि उन्होंने एम्पावर कर दिया कि वॉइसरॉय जो है मतलब इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी विदाउट द परमिशन ऑफ काउंसिल फॉर 6 मंथ। तो आजकल के ज़माने का आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट्स रूल इमरजेंसी में लगाया जा सकता है ना, जो है प्रेसिडेंट्स रूल जो होता है जो कि इमरजेंसी में लगाया जा सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यूजुअली जितनी भी हमारे देश की पावर है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे वो वाली पावर किस पे चली जाएगी, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट जो होगा वो सबसे ऊपर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर भी कुछ भी नहीं कहेगा, वो वही मानेगा जो प्रेसिडेंट कह रहा होगा। तो उस तरह की इमरजेंसी की जो फीचर है वो कहाँ पे लागू हुए थे, कहाँ से होने शुरू हुए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 से हमारे शुरू हुए थे, इमरजेंसी का सिस्टम जो लागू हुआ था, ठीक है। वॉइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ काउंसिल और इसकी ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ्स। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट पे। सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 में। ओके, तो नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस में भी और सेंट्रल काउंसिल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी। अगेन गाइस, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल काउंसिल क्या है, जो सेंट्रल मतलब जो पूरे देश पर लागू हो रहा है, और प्रोविंशियल मतलब जो एक एक प्रोविंस, वहाँ पे उस टाइम पे प्रोविंस कहा जाता था, स्टेट नहीं कहा जाता था, क्योंकि इंडिया को अपने आप में एक स्टेट माना जाता था, ठीक है। तो हम बेसिकली जब प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं, प्रोविंस मतलब जो उस जगह के उस लोकल एरिया का जो भी गवर्नमेंट होगी, तो उन सबकी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल सब जगह बना दे गए थे एडिशनल, और सब जगह ये देखो आपने पीछे देखा था कि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया। अब इधर क्या किया उन्होंने, हर जगह पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इंक्रीज कर दिए गए। लेकिन पॉइंट ये है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज किए हैं दोस्तों, ऑफिशियल मेंबर्स अभी भी मेजॉरिटी ब्रिटिश ही थी, ठीक है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसे क्या पावर दे दी गई, बजट के डिस्कशन की पावर दे दी गई, और कि वो कुछ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। ये पावर भी देखो उन्होंने लिखा जब कॉन्स्टिट्यूशन में तब उन्हें मिला कि हाँ ठीक है, वरना ये भी पावर नहीं थी। उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हाँ ठीक है, आप अब सवाल पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन करेगा, ठीक है। ये स्पेसिफाई किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी कौन नॉमिनेशन करेगा। तो हमने 2 हिस्सों में इस चीज़ को बांट लिया है, एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका नॉमिनेशन होगा बाय द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखो वॉइसरॉय को आप आजकल के ज़माने के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इक्विवेलेंट मान सकते हो, ठीक है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उन्हें नॉमिनेट करेंगे वॉइसरॉय, और किसकी रिकमेंडेशन से, प्रोविंस और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल की रिकमेंडेशन से और चेंबर ऑफ कॉमर्स से, ठीक है। क्योंकि बंगाल को आप समझ लो आज के ज़माने का दिल्ली समझ लो, ठीक है। उस टाइम पे बंगाल जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट माना जाता था, और उसके अलावा ब्रिटेन के अंडर क्या थे, बॉम्बे थे और मद्रास था। और अब तो बहुत मतलब इस टाइम तक आते आते 1892 तक आते आते तो उन्होंने आई गेस बहुत सारे एरिया ले लिया था, पूरा ही इंडिया ले लिया था, बट फिर भी मतलब वो मेन जो जगह थी वो बंगाल को मानते थे, ठीक है। तो इसलिए प्रोविंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल की रिकमेंडेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है
उनकी रिकमेंडेशन लेके और चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन लेके वॉइसरॉय बताएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन बताएगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर होता है गाइस, गवर्नर जो होगा वो बताएगा। और वो किसकी रिकमेंडेशन पे बताएगा? रिकमेंडेशन क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार, चेंबर, ये सारे लोगों का जब रिकमेंडेशन प्रोविंस, एक प्रोविंस का रिकमेंडेशन लेके उसके बाद वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम बोल रहे हैं कि रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन देखो ये थोड़ा लाइट वर्ड नहीं लग रहा है इलेक्शन का। बस इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन तो उन्होंने बोल नहीं सकते थे वो, ठीक है। उन्हें किसी को ये भी नहीं बताना था कि हाँ भैया तुम्हारे पास पूरी तरह से फ्री विल है, ओके, ये भी नहीं बताना उन्हें बस हल्का सा थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया दे दिया कि हाँ तुम भी थोड़ा बहुत रिकमेंड कर सकते हो, वो वाली चीज़ है। लेकिन अभी भी उन्होंने पावर, जो ओरिजिनल पावर थी वो अपने पास ही रखी थी। लेकिन तो इसमें यही बोला गया कि ऑफिशियल वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड बट दिस वॉज इनडायरेक्टली अ स्टार्ट ऑफ इट। जहाँ से शुरुआत हुई थी हल्की हल्की इलेक्शन के कॉन्सेप्ट की, वो था बाय रिकमेंडिंग द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे एंड लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट पे, जो कि था 1909 में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इज़ व्हाट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ओके। तो इस मॉर्ले मिंटो के बोले क्योंकि मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो कौन थे? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मॉर्ले, सॉरी, ओके। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हैं इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। पहले 16 मेंबर्स थे, फिर बाद में उन्होंने कितने कर दिए? बाद में उन्होंने 60 मेंबर्स कर दिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेकिन यूनिफॉर्म नहीं थे, ठीक है। अभी ऐसा होता है ना कि सब जगह यूनिफॉर्म होता है कि इतने पार्टी के मेंबर्स होंगे, इतनी यहाँ वाली पार्टी है, इतनी यहाँ वाली पार्टी, इसके इतने मेंबर होंगे, इसके इतने मेंबर होंगे। आपने देखा होगा हर पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था? हर प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो थी, हर प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो थी, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं थी, ओके। तो सीएलसी जो थी उसकी ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन करती थी। सीएलसी मतलब बताओ गाइस? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड पीएलसी इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सीएलसी की ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो रिटेन थी, ठीक है, वो उन्होंने अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ब्रिटिश ही थी। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी उसको थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया था, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने डेलिब्रेटिव फंक्शंस को उन्होंने एनलार्ज कर दिया, मतलब कि उन्हें थोड़ा सा और जिम्मेदारी दे दी दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और उन्होंने क्या अलाउ कर दिया कि वो जो मेंबर्स हैं वो जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और बजट का रेजोल्यूशन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बजट का रेजोल्यूशन कर सकते हैं, भैया किस तरीके से हमें बजट बांटना है, हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, लेकिन बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सा है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो वॉइस रॉय का अपना काउंसिल है, उसमें उन्होंने इंडियंस का एसोसिएशन पहली बार अलाउ किया, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले जो इंडियन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो इंडियन मेंबर थे, ठीक है, उन्हें लॉ मेंबर कहते थे। उन्हें लॉ मेंबर, जो फर्स्ट इंडियन थे जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा थे और उन्हें लॉ मेंबर कहते थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके। पांचवा फीचर जो था इस इंडियन काउंसिल एक्ट का वो ये था
कि उन्होंने क्या कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने अभी भी रखा था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने लीगलाइज कर दिया। तो अब उन्होंने क्या बोला कि यानी कि हर जो भी पार्टिसिपेंट से नहीं बोलूँगी, जितने भी मेंबर्स होंगे, ओके, जितने भी मेंबर्स होंगे कहीं पर भी, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अब ये उन्होंने कर दिया कि जो है रिप्रेजेंटेशन होगी, ऐसा नहीं होगा कि हमने सिर्फ इंडियन बोला तो इंडियन में कोई भी, हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन रखेंगे कि इतने लोग हिंदू होंगे और इतने लोग मुस्लिम होंगे। तो मुस्लिम्स भी ज़रूर होंगे और उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। तो मुस्लिम मेंबर्स जो है मतलब कि मुस्लिम वोटर्स ही सेलेक्ट करेंगे, जो मुस्लिम वोटर्स होंगे वो ही मुस्लिम मेंबर्स इलेक्ट करेंगे और जो हिंदू वोटर्स होंगे वो हिंदू वोटर्स को इलेक्ट करेंगे। उससे बोला गया लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वाज लॉर्ड मिंटो, ओके, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वाज लॉर्ड मिंटो, ओके। अब छठा और आखिरी जो हमारा पॉइंट है इन इंडियन काउंसिल एक्ट वो ये है कि उन्होंने प्रोवाइड की सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार, सब में रिप्रेजेंटेशन होगी। सब ये जितने भी सारे पैमाने हैं उन सब में रिप्रेजेंटेशन होगी, ओके। तो ये थे हमारे 3 काउंसिल एक्ट्स, ओके। काउंसिल एक्ट 1861, काउंसिल एक्ट 1892 एंड काउंसिल एक्ट 1909, ओके। तो अब हमारे 3 जब काउंसिल एक्ट्स हो गए तो हम वापस किस पे आए, अगर आप लोग को टाइम लाइन याद है दोस्तों, हम वापस आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे। 2 अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हमें पढ़ने हैं, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे चलते हैं, जिसे बोला जाता था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटागो फिर क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और चेम्सफोर्ड क्या हो गए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओके। ओके, सो अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि 1919 में फोर्स में आया और उसी को बोला गया मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यानी कि 1917 से उन्होंने क्या करना शुरू किया कि भैया दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो इसके फीचर्स क्या थे, ओके। सबसे पहला फीचर था वो ये था कि उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल को प्रोविंस पर से हल्का सा रिलैक्स कर दिया, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल और प्रोविंस सब्जेक्ट्स जो थे उनका सेपरेशन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग लॉज बना सकती है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स, मतलब पूरे इंडिया के जो इशू लेके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग लॉज बना सकती है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो उस प्रोविंस को क्लोजली देख रही है, उसके हिसाब से वो अपने अलग कुछ रूल्स बनाएगी, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमारा अभी भी क्या है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी कुछ अलग से रूल्स हैं, ठीक है। जिन लॉज को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और कुछ ऑफिसेज होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और कुछ ऑफिसेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और वो उन सब की शुरुआत कहाँ हुई, यहाँ पे हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने अलग अलग लॉज बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन सब्जेक्ट्स, लेकिन स्टिल दे आर अ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आ गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने क्या किस में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट में, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर बाय द एड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होंगे वो उन्हें गवर्नर किसकी मदद से, लेजिस्लेटिव काउंसिल की एड से लेंगे वो, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे वो गवर्नर बिल्कुल अपने हिसाब से रिकमेंड करेंगे विदाउट टेकिंग एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग आ गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ओके।
फिर इंट्रोडक्शन हो गई डायरार्की की, यानी कि डबल गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन किस तरीके से दोस्तों, अब ये वाली जो डायरार्की है, डायरार्की हमारी पिछली वाली डबल गवर्नमेंट जो EIC की थी, जिसमें क्या था, BOC एंड COD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो वाली हम डबल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बाय कैमरलिज्म की। बाय कैमरलिज्म क्या होता है, उन्होंने बोल दिया कि एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। आज के ज़माने का अपर हाउस क्या है, आज के टाइम में अपर हाउस है हमारा, मान लो राज्यसभा, और लोअर हाउस हो गया लोकसभा। तो अपर हाउस क्या हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो उन्होंने दो तरह के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है रिप्लेस करके क्या बना दिया, दो अलग अलग तरह के लेजिस्लेचर्स बना दिए, ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। और उन्होंने इंट्रोडक्शन क्या कर दिया, इलेक्शन का, यानी कि जो अपर हाउस के मेंबर हैं और जो लोअर हाउस के मेंबर हैं, उन सबको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 3 मेंबर्स जो है वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव में, अदर देन ऑफ कोर्स द कमांडर इन चीफ, उनके अलावा जो है 3 मेंबर्स भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कौन होंगे, इंडियन होंगे। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि डायरेक्ट इलेक्टोरेट किसका होगा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले सिर्फ किसका था, मुस्लिम्स का था, जिसको हमने पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब और भी उन्होंने और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ला दी कि भैया इंडिया में और किसकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें सिख्स की चाहिए, इंडियन क्रिश्चियंस की चाहिए, एंग्लो इंडियंस की चाहिए और यूरोपियंस की चाहिए, ठीक है। इन चारों का और भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या ग्रांट कर दी लोगों को, फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। फ्रेंचाइज का मतलब है कि उन्होंने लोगों को परमिशन देनी शुरू कर दी कि आप इस चीज़ में बिजनेस कर सकते हैं, आप इस चीज़ में कर सकते हैं। और उन्होंने हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे लंदन के, उसका एक नया ऑफिस बना दिया, और सम पावर्स जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर्स जो है उनको दे दी गई। जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बने लंदन में, उनका एक नया ऑफिस बनाया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो कुछ पावर्स थी वो उनको दे दी गई, ठीक है। और सबसे पहले इस्टेब्लिश क्या किया उन्होंने, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट, अगर तुम देख लो लॉज के हिसाब से, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉज बने गए हैं, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऑफिशियली, जिसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको सेटअप किया गया 1926 में, और वहाँ से सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होना शुरू हुआ, ओके। और उसके अलावा एक सेपरेट बजट मिला फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जो है अलग कर दिया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए अलग बजट मिलेगा और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए अलग बजट मिलेगा। ऐसा नहीं, अब उनको मिल बांटना नहीं पड़ेगा, उन्हें शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या अलाउ किया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो अपना बजट इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट फॉर स्टैचुटरी कमीशन, एंड जो है हर स्टैचुटरी कमीशन जो होगा वो हर 10 साल में जो है चीज़ों की प्रोग्रेस को बताएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने 2 सब हेडिंग्स पे, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था। पहली सब हेडिंग थी साइमन कमीशन और दूसरी सब हेडिंग थी कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो चलते हैं अपनी पहली सब हेडिंग पे, साइमन कमीशन, जो कि आया नवंबर 1927 में। तो बेसिकली इसकी कहानी ये है साइमन कमीशन की कि उन्होंने जो 7 मेंबर की स्टैचुटरी कमीशन जो है अनाउंस करी थी, जिसके चेयरमैन थे जॉन साइमन, ठीक है। तो वो जो है शेड्यूल से 2 साल पहले यानी 1927 नवंबर 1927 में उन्होंने उसको बना दिया था 7 मेंबर की स्टैचुटरी कमीशन को। और उन्होंने बोला था कि हमें आप रिपोर्ट कीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या करना है, मतलब कि जो है ये सारे जो हम रूल्स और फीचर्स लगाने वाले हैं वो वहाँ पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। उन्हें मतलब एक पूरी तरह से रिपोर्ट देनी थी, ठीक है।
तो सारे मेंबर्स ने क्या बॉयकॉट कर दिया जो है कमीशन को। और फाइनली जब रिपोर्ट सबमिट की गई 1930 में, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो डायरकी है, अपर हाउस लोअर हाउस है, उसको पहले ख़त्म करो। ठीक है, उन्होंने कहा कि अबॉलिश कर दो एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। देखो ये सारी जो चीज़ थी ना दोस्तों, ये सारा हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह का जो हम वो कोशिश कर रहे हैं ना लाने की, कि हम इंडियन मेंबर्स को और भी ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, हम इंडियन मेंबर्स को और भी ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपनी गवर्नमेंट में। लेकिन ये जो साइमन कमीशन वाले लोग थे, इनको ये नहीं पसंद था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो है हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये जो आप कोशिश कर रहे हैं बार बार इंडियंस को अपने उसमें इंक्लूड करने की, वी आर नॉट हैप्पी विद इट। तो उन्होंने क्या रेकमेंड किया कि ये जो आप सिस्टम है उसको अबॉलिश कीजिए। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इस्टेब्लिश करिए आप एक फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, एक फेडरेशन बना दी जाए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स की, मतलब कि और भी ज़्यादा हमारा कंट्रोल होना चाहिए प्रिंसली स्टेट्स पे और ब्रिटिश इंडिया पे, ना कि इंडियंस का। ये जो आप इंडियंस को बार बार ला रहे हो, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूएशन, लेकिन बस एक चीज़ हम अलाउ करेंगे कि जितने थोड़ा बहुत आप इंडियंस को आप ला रहे हो, तो उसमें आप कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो हमें ठीक लगा। ओके, तो उसके बाद उन्होंने भाई कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी बुलाई, जिसमें जो है सारे रिप्रेजेंटेटिव थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटेन से आए थे वो थे, ब्रिटिश इंडिया के अलग थे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, और प्रिंसली स्टेट्स के अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। तीनों रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो आए, और फिर उसके बाद जो उनका पूरा जो है डिस्कशन होने के बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन को उन्होंने इंक्लूड किया वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में। ठीक है, उस पेपर का नाम था वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और उसको सबमिट कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जिसकी वजह से जो इंडियन एक्ट बना वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्ट बना वो इस वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के इफेक्ट से बना। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो थी वो हम पढ़ते हैं कम्युनल अवार्ड, जो सेकेंड हेडिंग है। तो कम्युनल अवार्ड बेसिकली 1932 में जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने बोला कि भाई हमको जो है माइनॉरिटी, इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमको उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम एक कम्युनल अवार्ड्स जो है एक वो बना रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक अवार्ड्स बना रहे हैं, जिसमें हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को जो है रखेंगे, और डिप्रेस्ड क्लास को भी, शेड्यूल कास्ट को भी हम उसमें अलग से, मतलब उनका भी एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे। ठीक है, तो गांधी जी उस पर थोड़े से डिस्ट्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने फास्टिंग रखनी शुरू कर दी, और उन्होंने पूना में, यानी पूना की येरावाड़ा जेल में फास्टिंग रखनी शुरू कर दी, फास्टिंग टू डेथ। तो जिसकी वजह से अवार्ड को मॉडिफाई कर दिया गया, पूना पैक्ट उसे कहा गया। इसी कम्युनल अवार्ड को जब मॉडिफाई किया गया गांधी जी के विशेष के अकॉर्डिंग, तो उसे बोल दिया गया पूना पैक्ट, क्योंकि वो पूना में जो उनकी फास्टिंग हो रही थी उसकी वजह से अफेक्ट हुआ था। तो हिंदू जॉइंट, तो उसके बाद पूना पैक्ट का क्या असर हुआ, तो उन्होंने बोला कि जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे, हम एक हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रखेंगे, जिसमें हम रिजर्व सीट रखेंगे डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हम डिप्रेस्ड सीट्स रखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। ये हमारा फाइनल इंडियन एक्ट है, जिसके बाद हम आएंगे अपने इंडिपेंडेंस एक्ट पे। ओके, सो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने देखो अब इस पे अगर तुम्हें याद रखना है ना, इसको मैं ऐसा मानूंगी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो काम नहीं की। ठीक है, इसमें सारा इन सब चीज़ों का कलेक्शन है जो कि काम नहीं आया, जिसको लागू नहीं किया गया, बेकार के रूल्स इसमें बनाए गए। ठीक है, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे पहला जो उन्होंने लॉ बनाया वो क्या था,
उन्होंने मतलब बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या बनाया कि भैया हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें सभी प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंस आएंगे, और हम जो है पावर को कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम पावर को कैसे डिवाइड करेंगे। एक फेडरेशन लिस्ट होगी जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फेडरेशन लिस्ट होगी, ठीक है, जिसमें 59 आइटम्स होंगे। प्रोविंशियल लिस्ट होगी प्रोविंस के लिए जिसमें 54 आइटम्स होंगे। एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी जो दोनों के लिए होगी जिसमें 36 आइटम होंगे। और उसके अलावा भी कुछ जो बचे खुचे जो वो होंगे रूल्स होंगे वो वॉइस रॉय के अंडर आएंगे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, प्रिंसली स्टेट्स ने इस वाले रूल को जो है उस वाले रूल को रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए ये रूल लागू नहीं हो पाया। फिर उन्होंने दूसरा लॉ क्या बनाया, उन्होंने कहा कि हम जो है डायरकी को अबॉलिश करके हम प्रिंसली ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि प्रोविंस जो होंगे, जितने भी प्रोविंस होंगे वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1937 में उन्होंने चलाया ही था कि 1939 में उन्हें डिसकंटिन्यू कर देना पड़ा। तो इसका मतलब ये भी कट, ठीक है, ये भी कट हो गया। अब तीसरी चीज़ उन्होंने क्या लॉ निकाला, अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। तो मतलब कि फेडरल सब्जेक्ट होंगे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें भी हम एक डायरकी ले आते हैं। हम अभी तक हमने सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी करी थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट की, लेकिन क्यों ना हम फेडरल सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही कर दें, रिजर्व सब्जेक्ट्स रखें और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखें। लेकिन ये भी उन्होंने प्रपोज ही किया था लेकिन काम नहीं कर पाया, तो ये भी कट। तो ये तीन लॉज बने थे, तीनों लॉज में कट लगा हुआ है। उसके अलावा अब जो लॉज आने वाले हैं वो थोड़े बहुत अप्लाई हो पाए, ठीक है। तो फिर चौथी चीज़ उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाईकैमरलिज्म जो है 6 प्रोविंसेस में, ठीक है, 11 में से 6 प्रोविंसेस में। जो 6 प्रोविंसेस थे जिन पर अप्लाई हो रहा था वो था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस। और बाईकैमरलिज्म का क्या मतलब है कि उनके पास क्या होगा, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा, लेकिन ढंग से नहीं हो पाया, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए, इट हैड मेनी रिस्ट्रिक्शंस, ओके। फिर पांचवा जो उन्होंने पॉइंट बोला, अब यहाँ से ये 4 चीज़ें बच, देखो सोचो उन्होंने 8 रूल्स लगाए थे जिसमें से 4 रूल्स तो ऐसे ही चले गए, 4 रूल्स लग पाए, 4 रूल्स अप्लाई हो पाए। क्या करा उन्होंने, जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को थोड़ा सा उन्होंने और भी एक्सटेंड कर दिया, और उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर वर्कर्स के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं फिर से तुम लोग को रिमाइंड करा दूं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उस कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ज़रूर आएगा, पहली बात तो ज़रूर उसको हमारे काउंसिल में होना है, प्लस उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो उसी कम्युनिटी के लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें दूसरों का कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल विमेन के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हो और उसमें फिर मेन भी जो है वोट कर सके, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब छठा जो उन्होंने लॉ था वो क्या करा कि अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को उन्होंने थोड़े से एडवाइजर्स दे दिए। उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया और साथ में पॉपुलेशन, जो पूरी इंडियन पॉपुलेशन थी उसके 10% लोगों को उन्होंने वोटिंग राइट्स दे दिए, ठीक है। और फिर आया पॉइंट नंबर 8 और उसमें उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश कर दिया ताकि इंडिया के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं उसको मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। फिर आया पॉइंट नंबर 9, ये भी इसी के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। पॉइंट नंबर 9 है वो ये है कि फेडरल सर्विस कमीशन के साथ साथ, देखो पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू किया था, लेकिन वो क्या था, फेडरल था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था। उसके अलावा उन्होंने क्या कर दिया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी उन्होंने जो है इंक्लूड कर दिया, बना दिया। और उसके अलावा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों का मिला हुआ एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, वो कौन होगा,
जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया फेडरल कोड 1937। तो ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। देखो, फेडरल कोड बन गया, पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया, पब्लिक को वोटिंग राइट्स आ गए, और जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को जो है उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, और उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ा दिया। और बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं भी हो पाई, जैसे कि ये जितने अभी ये पूरा पन्ना है, ये बेसिकली हमने सिर्फ हिस्ट्री के लिए पढ़ा, लेकिन ये सारे लॉज कभी भी जो है नहीं आ पाए। और ये वाला जो लॉ है ये भी ढंग से नहीं आ पाया, मतलब इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। एंड फाइनली हम आ जाते हैं अपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे, जो कि था 1947 में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिट्स ने फरवरी 20 पे ही डिक्लेयर कर दिया था। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त क्लेमेंट एटली, उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया था कि ब्रिटिश रूल जो है वो जून 30, 1947 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने थोड़ी सी मतलब उससे अपोजिशन कर दी, थोड़ी सी एजिटेशन कर दी कि हमको नहीं रहना यहाँ, साथ में नहीं रहना है। तो जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रिपेयर किया एक पार्टीशन प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का था कि हमें उनको उन्हें अलग से रहना है। अब दोस्तों, इसमें जितने भी रूल्स आए हैं ना इंडिपेंडेंस एक्ट में, वो बहुत ही ऑब्वियस वाले हैं, इसलिए आप देख लो मेरे नोट्स भी ऐसे से ही हैं, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा कलरफुल करने की या ज़्यादा सेक्शनिंग करने की कोशिश नहीं करी, बहुत ही ऑब्वियस वाले हैं। इंडिया को सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया अगस्त 15, 1947 में। प्रोवाइड कर दिया गया पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए प्रोविज़न दे दिया गया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट रहेंगे और दोनों ही जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वाइसरॉय के ऑफिस को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, और हर डोमिनियन का, अब डोमिनियन मतलब इंडियन डोमिनियन एंड पाकिस्तानी डोमिनियन, उन दोनों का अलग अलग गवर्नर जनरल रख दिए, जिसे बस शुरुआत में ब्रिटिश किंग अपने आप से जो है वो करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर हिज मैजेस्टी ने बोला हिज मैजेस्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की, वो सब अपने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री डोमिनियंस रहेंगे, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्हें मतलब अपने हिसाब से आप लॉ बनाइए, अपने हिसाब से जो लॉ आपको नहीं पसंद आ रहा है उनको रिपील कर दीजिए, सब कुछ अपने हिसाब से कीजिए, आपको हमसे पूछने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फंक्शन जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को, ठीक है। उन्होंने जो है ये था प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल रिलेशन फ्रॉम अगस्त 15, 1947। बेसिकली कि अब भैया ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अलग है, ठीक है। इंडियन प्रिंसली स्टेट अपने आप से आज़ाद है, उन्हें अगर डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करना तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करना तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर दोनों को ज्वाइन करना तो वो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब आपकी मर्ज़ी है, हमें कुछ नहीं मतलब हम कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। डिप्रेस्ड ब्रिटिश जो है ब्रिटिश मोनार्क से जो है उनको सारे भी वीटो बिल्स जो थे वो सब भी हटा दिए गए, वो सारी पावर्स हटा दी गई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गवर्नर्स थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे और प्रोविंशियल गवर्नर जो थे, उनको अपने अपने स्टेट्स का हेड बता दिया गया, और किंग की जो टाइटल होता है ना, फुल टाइटल होता है, उसमें से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल भी हटा दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने जो है सिविल सर्विसेज में भी जो है वो लोग ही अपॉइंट कर रहे थे, वो भी उन्होंने पावर हटा दी गई। तो बेसिकली अगस्त 14, 1947 के जब रात के 12 बजे, तो उसके वहाँ पे ब्रिटिश रूल का अंत आ गया, ब्रिटिश रूल एंडेड एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना दिया गया। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया
जो है 1946 में फॉर्म की गई, यानी 1946 मतलब 1947 के एक साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बना दी गई थी। वो जो है 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको क्या बन गई, पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। ओके, तो ये था हमारा पूरा क्राउन रूल। एक बार हम ज़रा पन्ना पलट के देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, सबसे पहले हमने अपनी टाइमलाइन देखी। टाइमलाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसमें सिपॉय म्यूटनी हुई और सबसे पहले बोला गया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई और ब्रिटिश क्राउन आ गया, तो उस सारी चीज़ को उन्होंने इसमें लाया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। फिर उसके बाद उन्होंने 3 इंडियन काउंसिल एक्ट निकाले जिसमें वो इंडियंस को अपने में इंक्लूड करना चाहते थे, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना शुरू कर दिया और पोर्टफोलियो सिस्टम ले आए पहले एक्ट में। दूसरे में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था जिसमें उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और ऑफिशियल मेंबर्स की पूरी कहानी करनी शुरू करी। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंबर्स को इंक्रीज करने की शुरू करी। सबसे पहले वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आ गए लोग, ठीक है, और उन्होंने जो है कम्युनल लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये 3 काउंसिल एक्ट आ गए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बहुत बड़ा सा एक्ट था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी मतलब पावर जो है प्रोविंस को वापस देने की कोशिश करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, प्रोविंस को वापस देने की कोशिश करी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिवर्स सब्जेक्ट लाए और बाय कैमरलिज्म को लाने की कोशिश करी, ठीक है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। उन्होंने 3 मेंबर्स को लाए और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को में और भी ज़्यादा लोग यानी कि 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सबको भी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी। फ्रैंचाइज करी, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का एक नया ऑफिस बनाया, पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए एक सेपरेट बजट लाए और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है स्टैचुटरी कमीशन को भी उन्होंने प्रूव किया। लेकिन साइमन कमीशन में क्या हुआ, साइमन कमीशन में जो ब्रिटिश काउंसिल के लोग थे उन्होंने बोला कि हमें ये सब जो है इतना ज़्यादा इंडियंस का इंक्लूजन जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट में वो नहीं पसंद है, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट में सिर्फ आप कम्युनल इलेक्टोरेट रखिए, बाकी सब ये सब जो आप कर रहे हैं वो मत करिए और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स को भी इस्टेब्लिश कीजिए। और उसके बाद वहाँ से आया था, साइमन कमीशन से आया था वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। उसके अलावा कम्युनल अवार्ड था जिसमें उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ को और डिप्रेस्ड क्लासेस से शेड्यूल कास्ट को जो है कम्युनल अवार्ड देने की कोशिश करी, लेकिन गांधी जी ने जो है इस पर जो है फास्टिंग रख ली येरावाड़ा जेल पूना में, तो जिसकी वजह से आ गया पूना पैक्ट में उन्होंने बोला कि अब एक जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट बनाया जाएगा जिसमें जो है रिजर्व सीट होंगी डिप्रेस्ड क्लासेस की भी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जिसमें उन्होंने के पहले जो 4 रूल्स थे वो नहीं हो पाया। पहला रूल था कि उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन होगी जिसमें 4 उन्होंने लिस्ट बना दी, फेडरेशन, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट लिस्ट, और जो है बची हुई जो जितनी पावर थी वॉइसरॉय की, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स नहीं माने तो इसलिए उसे कट कर दिया गया। उसके बाद डायरकी भी नहीं हो पाई। उसके बाद फेडरल सब्जेक्ट्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जब उन्होंने रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लाने की कोशिश करी तो वो भी नहीं हो पाया। उसके अलावा जितने भी बाय कैमरलिज्म प्रोविंसेस में लाने की कोशिश करी लेकिन वो भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस के बाद हुआ। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने जो है और भी ज़्यादा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ले आए, गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ले आए, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज कर दी, 10% वोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, फेडरल कोड बना दिया, फेडरल पब्लिक कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन, जॉइंट पब्लिक कमीशन भी बना दिया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जो है जिसमें उन्होंने पूरा सारी अपनी पावर्स हटा ली कि भैया अब इंडिया है और डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन पाकिस्तान अपना अपना देखें और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से अलग है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में थी उसको बना दिया 1947 में पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक बार हम ये देख लेते हैं
कि हमने अपनी बुक में कहाँ कहाँ तक पढ़ा। तो हम लोग पूरा हमने यहाँ से शुरुआत की थी। हम लोगों ने पूरा ये पढ़ लिया इधर, और फिर 3 इंडियन काउंसिल एक्ट्स पढ़ लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ लिया, और उसके बाद हमने ये 2 जो हेडिंग है साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड की वो पढ़ ली। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने कंप्लीट कर लिया है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम आ गए हैं कि हमने पूरे इसके फीचर्स यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा ये जो 2 आपके चार्ट्स दिए गए हैं विच आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है इंटरिम गवर्नमेंट 1946। इंटरिम गवर्नमेंट में यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो उसके मेंबर्स कौन कौन थे, ठीक है। और फिर जो जब पार्लियामेंट बना तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 के कौन कौन लोग थे। इन दोनों चार्ट्स को आई होप आप याद कर लेंगे। सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ विच इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय।